बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज की सुबह भी बड़ी स्पेशल आप लोगों के लिए हमने बड़े कुछ यहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट ऐसे प्रिपेयर किए जो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ एलेबरेट करेंगे जो कि आपके लिए बड़े कारआमद होंगे। नाज़रीन, हम बात करते हैं ना जब अपनी सेहत की, तो उसमें एक चीज़ जिसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं पीछे, वो है हमारा दिल। अब दिल के अमराज बड़े देखने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक्स हैं, ये बहुत यंगस्टर्स एज में सुनने को आ रहे हैं। पहले हमने कभी भी इस एज में, यंग एज में, कभी किसी को नहीं सुना कि फ़लानी बच्चे को जो है ना, फ़लानी लड़के को जो है ना हार्ट अटैक हो गया। व्हाट इज़ दिस? इतनी जल्दी हार्ट अटैक बनता ही नहीं है, क्या तुक बनता है? क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई ऐसी गलत डाइट खाई जा रही है, कोई ऐसा नशा तमाशा किया जा रहा है, कोई ऐसी ड्रग इनटेक जहाँ पे लड़के जो है वो मुलविस हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि हमें समझ नहीं आ रही है। कोई डिप्रेशन भी तो हो सकती है, स्ट्रेस भी तो हो सकती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो घरों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से स्ट्रेस सुनने को मिलती थी और वहाँ से आप लेकर आते थे विरासत के तौर पे। मगर अब आपको स्ट्रेस मिलती है सोशल मीडिया से, आपके वर्क प्लेस से। तो ये जो स्ट्रेस आपको अब ऐसे मिल रही ना मुफ्ते में, स्ट्रेस 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 टेक स्ट्रेस, ये स्ट्रेस आपको हार्ट डिजीज़ भी दे रही है, आपकी सेहत ख़राब कर रही है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से ये हार्ट डिजीज़ सुनने में आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स। डॉक्टर मियाँ फ़रहान सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनसे आज हम मदू करेंगे इन्हीं सवालों से कि ये क्यों यंगस्टर्स में क्यों देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले ये समझा जाता था कि दिल की बीमारी 50 या 60 साल की एज के बाद होती है, लेकिन अब ये बीमारी 40 साल की उम्र के नीचे जो नौजवानों को बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी मेन सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेन फैक्टर स्मोकिंग। अब सिर्फ स्मोकिंग नहीं रहा, स्मोकिंग के साथ शीशा, वेप, कोकेन, आइस, ये इतना कॉमन हो चुका हुआ है और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यंगस्टर्स के अंदर हार्ट अटैक होने का। अच्छा, पहले बड़ा होता था कि किसी को नाश्ता अगर घर में करना भी है तो बच्चों को भेजा, यंगस्टर्स लड़कों में किसी को भेजे, जाओ जाके दही ले आओ, जाओ जाके अखबार लेकर आओ, बिल्कुल, ठीक है ना, हलवा पूरी का नाश्ता ले आओ, जाओ अब वो लाइन में खड़ा है हलवा पूरी के नाश्ते के लिए, कोई सुबह नान लगवा रहा है, कोई सुबह दही लेके आ रहा है, कोई सुबह अंडे डब रोटी ला रहा है। ये चीज़ें रेगुलर आपके काम में एक्टिविटी होती थी। आज के ज़माने में लड़के को बोलो दही लाना है तो वो गाड़ी निकाल के ही जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है और ये बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी हुई है। बचपन से ही हमने मोबाइल पकड़ा है और वॉक छोड़ दी है। कहीं भी जाना है तो या बाइक पे जाएंगे या हम गाड़ी पे जाएंगे। फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर, प्लस दूसरे रिस्क फैक्टर्स, अनहेल्दी डाइट जिसके अंदर जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें मिला के ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स बन रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर हार्ट अटैक होने। कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट अटैक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली हार्ट अटैक जो होता है ये दिल की शरियानों को खून की सप्लाई नहीं जाती। अच्छा। उसकी वजह से दिल को जो तकलीफ़ पहुंचती है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन हार्ट अटैक उस पेन को जो दिल की शरियानों के अंदर तंगी आने की वजह से जो दिल पेन फील करता है या दिल जो ट्रॉमा फील कर रहा होता है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन उस हार्ट अटैक के दौरान दिल चल रहा होता है, दिल काम कर रहा होता है। अच्छा। जो कार्डिक अरेस्ट है ये एक डिफरेंट है, ये इसके अंदर दिल की इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। यानी कि आम अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो दिल काम करना छोड़ देता है। अच्छा। हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है। से मतलब I'm not getting। दो सिस्टम्स होते हैं हमारे हार्ट के। जिस तरह अगर मैं आम जुबान में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक वासा होता है जो पानी सप्लाई करता है और एक वापडा है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाई करता है। हार्ट के भी इसी तरह के दो सिस्टम्स हैं। अच्छा। कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उनके अंदर अगर तंगी आती है तो हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है। अच्छा। दूसरा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट जो हार्ट को चलाता है। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़त्म हुआ है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हुआ है तो हार्ट फौरी तौर के ऊपर बंद हो जाएगा और वो अगर उसको फौरी तौर के ऊपर ट्रीट नहीं किया गया तो वो जानलेवा होगा। हार्ट अटैक के अंदर सिम्टम्स होते हैं, टाइम होता है, हार्ट चल रहा होता है। हार्ट अटैक एक वजह होती है कार्डिक अरेस्ट में जाने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से होगा।
कार्डिक अरेस्ट होने की और बड़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। फिर अगर कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम ये ख़राब हो जाए तो कोई ऐसी डिवाइसेस भी ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल pacemaker डेफिनेटली ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जिनके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब है तो हम पेसमेकर उनको कहते हैं, आईसीडीज़ हैं, सीआरटीज़ हैं। ये कुछ पैदाइशी तौर के ऊपर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर पेशेंट्स का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब होता है, और हार्ट अटैक इट्सेल्फ एक वजह होती है। आपने बड़ा कॉमनली देखा होगा कि एक यंग बच्चा है, रात को बिल्कुल ठीक सोया, सुबह उठा ही नहीं है। बेसिकली उसको हार्ट की डिजीज़ अंदर थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन अचानक से रात को उसको अटैक हुआ, और वो अटैक की शिद्दत इतनी थी कि उसने उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी डिस्टर्ब किया और हार्ट बंद हो गया, और उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसका सीपीआर हो सकता या उसको फर्स्ट एड मिल सकती। जब वो सुबह उठा तो एंड ही इज़ फाउंड डेड। मगर मुझे बताएं कि एक आम इंसान, जैसे ये आप बता रहे हैं कि एक लड़के के साथ ऐसे यूँ केस हो जाए आराम से, उसको पता भी ना चले, तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको कोई हार्ट डिजीज़ जो है वो शुरू हो गई हैं, उसको कोई मुझसे मसाइल हैं? दिल हमेशा हमें वार्न करता है, दिल हमेशा अपनी बीमारी के मुतल्लिक हमें बताता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हमेशा होता ये है कि हम अपने यंग एज के अंदर हम पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते जी कि हमें को दिल का मसला है, और दूसरा हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। ओल्ड एज के अंदर बड़े टिपिकल हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर छाती में बोझ आना, पसीना आना, सांस खराब होना। कई दफ़ा यंग पेशेंट्स के अंदर ये इस तरह के टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो कहते जी कि मुझे छाती में जलन होती है, तो वो जलन को ये समझ रहा था जी कि मुझे मैदे का मसला है, तो वो मैदे की दवाइयाँ खा रहा था, एंड अल्टीमेटली डायग्नोज हुआ कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, आप स्मोकर हैं, आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, आपको अर्ली एज में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या आपकी अनहेल्दी डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम्स होता है, छाती में बोझ हो रहा है, सांस खराब हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो आपने हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाना है फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि ये छोटे छोटे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो दैट अल्टीमेटली लीड टू कार्डिक अरेस्ट एंड कार्डिक डेथ। अच्छा, और एक खैर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह के बारे में भी पूछेंगे जिनसे हमें पता चल सके, कुछ जो सही टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर से पूछने चाहिए या बिना डॉक्टर के भी अगर हम करवाना चाहें तो कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम कुछ टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि हार्ट डिजीज़ अगर आपको कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसाइल है, कोई मसले हो रहे हैं, या किसी सेहतमंद बंदे को भी अगर दिल के कोई टेस्ट हैं जो करवा सकते हैं जिससे पता चल सके 6 महीने के बाद की, जैसे LFTs वगैरह करते हैं, क्या उन चीज़ों से भी पता चल सकता है? बिल्कुल, दो तरह की सिनेरियोज़ होते हैं। एक सिनेरियो वो है कि जिसके अंदर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री से मुराद ये है कि अगर उसके पेरेंट्स को या उसके बहन भाइयों को अर्ली एज में हार्ट का मसला है, तो उनके अंदर फिर हम कहते हैं जी कि आप बड़ी अर्ली स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे। दूसरा सिनेरियोज़ वो है कि जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्मोकर, अनहेल्दी डाइट, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कहते हैं जी कि आप सिम्टम्स आने से पहले ही अपने टेस्ट करवा के अपना कार्डिक स्टेटस चेक करें। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है वो आपका लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, वो आपने करवा के देखना है। दूसरा एक ECG टेस्ट होता है। ये वो टेस्ट हैं जो बहुत बेसिक टेस्ट हैं। आपको कोई भी सिम्टम्स होता है, 6 महीने में हर इंसान को करा लेना चाहिए? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क फैक्टर्स। कि अगर एक पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, स्मोकर नहीं है, डायबिटिक नहीं है, डाइट उसकी हेल्दी है, डेली वॉक करता है, तो फिर इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ से टू 1 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये ड्यूरेशन कि आपने कितने टाइम के बाद अपने ये टेस्ट करवाने हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री पे और आपके रिस्क फैक्टर्स पे कि आप कितना ज़्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज़ होने के। उसके मुताबिक आप उसकी टेस्ट की जो एवेल्यूएशन है उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और खाने पीने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि एहतियात करनी चाहिए? कोई ऐसी अशिया, कोई ऐसी खाने की चीज़ें जो सेहतमंद लोगों को भी जो हार्ट डिजीज़ से बचा सके, हम पहले से जो है ना उन चीज़ों से दूर हो जाएं? क्या तेल, घी, चर्बी और मक्खन, मलाई और कोई ऐसी चीज़ें, मुर्ग़ मुसल्लम, लस्सियाँ, निहारियाँ, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि हमें नहीं लेनी चाहिए, ये हार्ट डिजीज़ पैदा करती है? प्लीज़ लेट अस नो अबाउट इट। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऐसा नहीं है कि जिसको हार्ट का मसला हो गया वही सिर्फ डाइट को कंट्रोल करेगा।
ये हेल्दी लोगों के लिए भी डाइट को कंट्रोल करना है। अगर डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी उसी लाइन में आ जाएंगे जो हार्ट डिजीज़ वाले खड़े हैं उसके अंदर। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका फास्ट फूड है कि आपको अपनी लाइफ से फास्ट फूड निकालना पड़ेगा। फ्राइड आइटम्स उनको निकालना पड़ेगा। अब तो बड़े अल्टरनेटिव आ चुके हुए हैं कि आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं, आप उसको बॉयल कर सकते हैं, उस तरह करके ले लें। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये आप अपनी लाइफ से निकालें। देखें, आप ये वाली बातें तो आप वो वाली बता रहे हैं ना जो थोड़ा सा बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। किसी घर में अगर एयर फ्राई करता है कोई बंदा, तो आपको भी पता है कितना टाइम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पेट्रोल महंगा वैसे बिजली महंगी, तो फिर इतना देर एयर फ्राई में चीज़ें करना बनाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आम बंदा कैसे अफोर्ड करेगा इस तरह की चीज़ें? वो वाले काम आपने बताने। उसके अंदर आप हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स, सब्जियां, दालें, नट्स, इस तरह की चीज़ें लें। रेड मीट को अवॉइड करें, ड्रिंक्स अवॉइड करें, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें। अवॉइड कर दे बिल्कुल, मतलब ये जो बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है। हाँ, रेड मीट तो बिल्कुल अवॉइड करें। छोटा गोश्त आप मटन ले सकते हैं लेकिन उसको भी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला ने गोश्त भी ये हार्ट के डिजीज पैदा करता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह ताला ने जितनी हलाल चीज़ें बनाई हुई हैं उनमें नुकसान नहीं है किसी के अंदर। नुकसान तब होता है कि जब हम उसकी ज़्यादती करते हैं। तो हफ्ते में कितने टाइम गोश्त खा सकते हैं अगर छोटा गोश्त आप कह रहे हैं तो? इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप खाना भी चाहें तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप मटन ले सकते हैं। अच्छा, तो ये जो गोरे हैं वहाँ पे, अगर हम जैसे मैं मुल्क से जब बाहर ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पता है बर्गर, स्टेक्स, ये सब चीज़ें बहुत खाई जा रही थी। वहाँ तो मोस्टली खाए लैम जाता है, लैम का गोश्त आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर ये बर्गर्स वगैरह के लिए बीफ इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे बीफ बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक्टिव लाइफ भी है वहाँ पे कि आपने गाड़ी पार्क करनी है तो इतनी मील चल के शॉपिंग मॉल तक जाना है। अपने घर की भी पार्किंगों के लिए यहाँ पे वहाँ पे ऐसे वॉक सिस्टम्स हैं कि आपने पार्किंग यहाँ करनी है, फिर उधर से उतर के अपने घर तक जाना है। हर जगह हर वहाँ पे वॉक सिस्टम है, इतनी एक्टिविटी है लाइफ में। मगर यहाँ पर तो हम हर चीज़ जहाँ पे मर्जी आई गाड़ी लगा दिया, वहीं उतर गए, रेडी वाले से सब्ज़ी ले ली तो वहाँ गाड़ी लगा दी, शॉपिंग करना शुरू कर दिए। तो हम तो यहाँ पे बिल्कुल ही वेले हैं, बिल्कुल काहिल है। मगर वहाँ पर अगर कोई बीफ खाता है तो उसको जॉब के लिए एक्टिविटी भी है, मगर वो तो बीफ खाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो लोग बीफ खाते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। आप देखें कि उनका लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में बड़ा फ़र्क है। आप बाहर जाएंगे आपको कभी घरों में मेड्स नहीं मिलेंगी। मेड्स वाला सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ पे है, वो सारा काम खुद करते हैं। और दूसरा, अगर उनमें भी उधर भी मेजॉरिटी, हर जगह ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में वहाँ पे गोरे रखे हुए, मुलाजिम रखे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन उनमें अंदर भी आप देखें कि ओबेसिटी की रेशो बहुत ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ भी उन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। बट मोस्टली मुझे लगता है ड्रिंक की वजह से, बिकॉज दे ड्रिंक अ लॉट। वो रिस्क फैक्टर्स शामिल होते रहते हैं साथ उसके। तो बिल्कुल, स्मोकिंग है, ड्रिंक है, रेड मीट है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो उसको यूटिलाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी रखता है, वो बेहतर रहता है। लेकिन जो उस तरह का लाइफस्टाइल गुजार है जिस तरह का हम गुजार रहे हैं, तो वो भी इसी तरह ही हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। सुबह सुबह कुत्ते पकड़ के वॉक करने निकल जाती हैं। बिल्कुल, और रनिंग का बड़ा उनका एक है, सुबह सुबह जैसी आँख खोलो तो वहाँ पे रनिंग शुरू हो जाती है, हॉर्स राइडिंग हो रही है। बिल्कुल, बड़ा लाइफस्टाइल। उन्होंने साइकिलिंग कितनी होती है, उन्होंने बल्कि एक पैसेज बनाया हुआ है वहाँ पे, एक स्ट्रीट, इस तरह हर रोड पे एक साइकिल का रूट है। बिल्कुल, बस का रूट है तो एक साइकिल का रूट है, एक वॉकिंग रूट है। तो उन्होंने साइकिल को इतना ज़्यादा जो है ना, वो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट किया हुआ है। यस, एंड दैट्स सो गुड। बिल्कुल, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, हाँ, ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पार्क्स वगैरह का। वहाँ पे पार्क्स जो हैं आबाद हैं। हमारे पार्क्स देखें यहाँ पे पाकिस्तान के वीरान पड़े हुए हैं पार्क्स। इन्हीं की वजह से जो अस्पताल है ना भरे पड़े हैं, क्योंकि हमारे पार्क्स खाली हैं, खाली, ना बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, ना कुछ खेल रहे हैं। हाँ, हार्डली कोई चौकीदारों के बच्चे कभी कभार खेलने को मिल जाते हैं जो देख लेते हैं। तो खैर, हमने भी अपनी ज़िंदगियों को जो है ना मॉडरेट नहीं किया, हमने अपनी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल, सही बात है डॉक्टर साहब की, ख़राब करके रखी। इसी वजह से हार्ट डिजीज़ होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी रहनुमाई की आपने, हमें गाइड किया। ठीक है, हम आपको बार बार अपने शो पे मधु करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, अभी हम आपके सामने बात करेंगे ज़ुम्बा को लेके। ज़ुम्बा के बारे में आपने सुना होगा, एक्सरसाइज है, क्या है, कोई डांस है,
कोई आई डोंट नो, लोग पता नहीं इसको जुम्बा को क्या क्या चीज़ें समझते हैं, मगर एक ऐसी चीज़ जुम्बा आई बहुत पहले थी मार्केट में, पाकिस्तान में लोग बड़ा इसको फॉलो करते थे। इसके ज़रिए लोगों ने बड़ी अपनी फ़िज़ीक अच्छी की, अपनी हेल्थ अच्छी की, अपना बॉडी शेप अच्छा किया। मगर उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जुम्बा के बारे में पता ही कोई नहीं है। उनको लगता है जुम्बा कोई एक भूत है फिल्म्स देखते हैं लोग, ज़ोंबी ज़ुम्बा इस तरह की उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है। बट ज़ुम्बा एक एक्सरसाइज है, वो किस तरह की एक्सरसाइज है, किस तरह से दूसरी एक्सरसाइज से डिफरेंट है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ नसरुल्लाह मिशल अंसारी साहब मौजूद है, ठीक है, तो जो कि ज़ुम्बा एक्सपर्ट भी है। आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। मुझे सबसे पहले तो ये देखने वालों को बता दें कि जिनको समझ नहीं है कि ज़ुम्बा क्या चीज़ है। जो लोग जानते हैं दे नो, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता। हाँ, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। इवन ये लेटर 90s में इंट्रोड्यूस हुआ था और पाकिस्तान में इसको 2012 में मैं लेके आया था। और ज़ुम्बा 2 वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इट्स अ डांस फिटनेस प्रोग्राम। और मैं नॉर्मली लोगों को बताता नहीं ज़ुम्बा है क्या, मैं कहता हूँ जी साथ करें, उसके बाद आप बताएं कि क्या है। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग उनके जो है ना वो आंसर्स आ रहे होते हैं। कोई कहता है डांस है, कोई कहता है जैसे लाइफ स्टाइल, कोई कहता है ये हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करने की मशीन है। मतलब इट्स अ फन, यू नो। तो वर्कआउट वही होता है कि जो आपको आपकी फिटनेस के साथ साथ जो है वो आपको पॉजिटिव मैसेज दे, आपके हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करे। हाँ। और आपको अच्छा फील कराए। ये एक्सरसाइज से कैसे डिफरेंट है, मतलब मशीन एक्सरसाइज और यू नो नॉर्मली आप असल में उससे डिफरेंट ये है कि एक तो ये है कि म्यूज़िक लेड होता है। दुनिया के सारे डांस रिदम इसमें हैं, मोरंगे, सालसा, कैबरेता, हिप हॉप, बेली डांस, बैले, हर जो दुनिया का डांस रिदम है इसमें है। हाँ जी, भंगड़ा भी इसमें है। और बाकायदा ये चूँकि हमारा जो होम ऑफिस है वो फ्लोरिडा में है, मेरी 4 साल की स्पेशलाइजेशन भी यूएस से है, तो वो ये सारी रिदम्स की बेसिक्स जो है हमें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद एक जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है वो फिर जो है वो जाके तो प्रेजेंट करता है एज अ इंस्ट्रक्टर या एज अ प्रेजेंटर दुनिया भर में। अगर किसी ने वेट कम करना है जी, 10 kg कम करना है सपोज, तो जुम्बा इज द बेस्ट थिंग टू डू दैट? और जुम्बा इज द बेस्ट थिंग, लेकिन हर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो जो जुम्बा कराने वाला है, क्योंकि जुम्बा बेसिकली इट्स नॉट मेंट फॉर वेट लॉस, it meant for fitness. लेकिन if the instructor is a qualified nutrition coach, you know, and he knows कि कैसे आपके weight loss को tackle करना है, तो फिर it's a most effective. अच्छा, आपके जो हाथ के मसल्स हैं और आपके जो शोल्डर्स हैं, आपको देख के मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि सिर्फ ज़ुम्बा से आपने जो है ना अपनी ये फिजिक बनाई है। आपने अपना बॉडी शेप एक्सरसाइज भी किया है, कार्डियो भी किया है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें तो कितना परसेंटेज आप इस तरह से करते हैं? तो मतलब आम बंदे को भी थोड़ा सा समझा दें कि वो ये ना हो कि सिर्फ जुम्बा पे लग जाए, एक्सरसाइज पे लग जाए। आप बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाई जुम्बा इज नेसेसरी? आपने कहा है ना फिजिक हेल्थ के लिए, बट व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है मसल्स से रिलेटेड। हाँ। तो मैं आपको बात बताऊं कि हमारे जुम्बा में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। मतलब जुम्बा इट्स नॉट ओनली डांस फिटनेस प्रोग्राम, इसमें हमारे ऐसे भी हैं जिसमें टोनिंग स्टिक्स यूज़ की जाती हैं, जिसको जुम्बा टोनिंग कहते हैं। मेरे पास 11 लाइसेंसेज हैं इसके। मतलब जैसे आप गाड़ी नहीं चला सकते ना उसके बगैर, लाइसेंस के बगैर, इसी तरह जुम्बा करवा भी नहीं सकते और इवन नेम नहीं यूज़ करने देते आपको लाइसेंस के बगैर। अच्छा, मैंने सुना है कि जुम्बा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही आपने करवाया। जी जी, मैं जी जी मैं इंडिया से भी पहले लेके आया था यहाँ पे। और हमारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लासेस जो हैं वो यहाँ रही हैं। 1500 स्टूडेंट्स की जो है वो हमारे क्लासेस यहाँ पे मैंने करवाई हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लासेस रही हैं। अच्छा, तो आई वाज वन ऑफ वेरी फ्यू एशियंस जो जिसने स्पेशलाइजेशन करने के बाद पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा। ये 2012 में। ओके। और इंडिया से भी पहले लेके आए थे। तो जो जैसे आप मसल्स की बात कर रही तो मतलब हमारे जो वेट के साथ है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वेट के साथ किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जुम्बा टोनिंग है, तो जुम्बा टोनिंग क्योंकि 11 लाइसेंसेस हैं, मैंने सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। इक्विपमेंट की वजह से नहीं हमें कुछ मिल पाए, तो फिर हमने जो रेगुलर डंबल्स जो होते हैं वो हमने यूज़ करने शुरू किए। और एक हमारा प्रोग्राम है वेट लॉस चैलेंज 45,
उसमें भी डंबल यूज़ किए जाते हैं, उसमें तो बाकायदा तौर पे वेट लॉस पे काम किया मैंने जाता है। वो वाला ज्वाइन करके मैंने किया हुआ था, एक जिम है जहाँ पे मैंने ये काम किया था, मगर वही भाग भाग के थोड़ा जाती थी, थोड़ा रुक जाती थी। मगर एक बात है कि वेट वाकई आपको लगता है आपके जिस्म से जा रहा जी है ना आपको। अच्छा, एक्सरसाइज से ज़्यादा मुझे लगता है ये ज़ुम्बा फील कराता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वेट लॉस के लिए कितना काम करता है ये जो आपका 45 डेज़ चैलेंज होता है, इस पूरे चैलेंज में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, खाने की डाइट क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, और ज़ुम्बा की कितनी देर की क्लास होती है, कितनी देर करना चाहिए, क्या ये जो हम यूट्यूब पे या कहीं ऐसे किसी ऐप में देख के उसको कर सकते हैं ज़ुम्बा को फॉलो ऐसे घर पे? ज़ुम्बा के बाकायदा तौर पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे आप ऑनलाइन दुनिया में किसी भी इंस्ट्रक्टर की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑब्वियसली डॉलर्स में उसकी फ़ी होती है। बाकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ये इससे कितना वेट रिड्यूस होता है, इससे अप टू 11 kg इन 6 वीक्स वेट लॉस। 6 वीक्स में आपको 11 kg प्रूवन है। इवन हमारे डॉक्टर्स हैं जो रिड्यूस कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम्स में। यहाँ चूँकि लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, अगर कोई फेक करा रहा है तो उसको नहीं पता कि प्रोग्राम है क्या असल में। तो इसमें जो न्यूट्रिशन की बात की आपने, हम वी फॉलो बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट। जैसे आप you don't follow the ketos and all like कीटो वी डू इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और उसका कोई सर्जरी करीब है और डॉक्टर्स ने कहा जी बहुत जल्दी रिड्यूस करना है, तो फिर हम वो कुछ मेजर्स लेके तो कीटो या दूसरी जो डाइट्स हैं वो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। बिकॉज आई एम यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच एज वेल, तो इसलिए वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी स्लीप, डाइट और जो है वो वर्कआउट, इसको इम्पोर्टेंस दे के आपको हेल्दी वे से जो है कराते हैं, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बिल्कुल हेल्दी वे से जो है वो रिड्यूस कराते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना जिम से, एक्सरसाइज से, कार्डियो से ना कोई इश्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी, स्पेशली ट्रेडमिल से लोगों के कोई जैसे कुछ घुटने जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ लोगों के एड़ियों में दर्दें हो जाती हैं, टांगों में ख़ास तौर पे इश्यूज निकल आते हैं। तो व्हाई इज़ दैट? या ज़्यादा देर तक करते हैं ट्रेडमिल, क्या होता है? या उसमें हमारे यहाँ जैसे आपको पता ना बड़ा अरसा, अब शुक्र अल्लाह का कुछ क्वालिफाइड जो हैं पर्सनल ट्रेनर्स हैं। पहले फिटनेस को सीरियस लिया ही नहीं गया। एक तो क्वालिफिकेशन का लैक था कि एक तो बंदा बेचारा आया, उसने पर्सनल ट्रेनिंग ले ली, उसको नहीं पता कि अच्छा कैसे करना है, कैसे कराना है। मतलब आपका जो है ना अनाड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, अनाड़ी नहीं होना। और कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हम खुद से कर लेंगे, हमें पता है, हमने एक महीने इंस्ट्रक्टर रखा था, उसके बाद हमें पता आ गया हमें क्या करना, हमने इनको क्यों फीस। उस चक्कर में भी लोगों के जिस्म में हड्डियां खराब हुई हैं, पाँव गट्टे घोड़े, है ना। मैं समझता हूँ अगर कोई जैसे हमें कोई हेल्थ इशू होता है, लेट्स सपोज कि हमें कोई हड्डी का, तो हम ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे। तो इसी तरह जब आप फिटनेस में जाएं, खास तौर पे सोचें कि अच्छा जी मेरा वेट लॉस का है, तो फाइंड आउट अ वेट लॉस एक्सपर्ट, नॉट द जनरल ट्रेनर। फिर अगर आपका कोई जाहिर है डिफरेंट मतलब आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आप उसको लेके चलें। वाह, अच्छा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पे आपने हमें एक्सरसाइज बतानी है। यूम्बा क्या होता है? ज़ुम्बा 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 ज़ुम्बा। टेक अ ब्रेक। तो ये जो है वाकई एकदम से ना आप एनर्जी आ गई है, और वो वाली थकावट, वो जिस्म में दर्द, वो वैसा फील नहीं कर रहा एकदम से। ऑब्वियसली ये वी से के हम सिर्फ आपको डांस और एक्सरसाइज नहीं कराते, वी टीच हाउ टू स्माइल फॉर द 1 whole hour। इसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी हैं आपके, जाग रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब जब आपके सामने इंस्ट्रक्टर विद अ स्माइलिंग फेस ही इज डूइंग एंड ही इज टीचिंग यू, तो ना चाहते हुए भी आपका लाइफस्टाइल बन जाता स्माइल। अच्छा, म्यूजिक भी आपने इस तरह के लिए कि जिससे जरा से बॉडी लैंग्वेज आपकी सी थोड़ा सा हिले बॉडी है ना। हाँ, और खुशी वाले हार्मोन्स जो हैं वो जाग रहे हैं, वाकई कोई शक नहीं। exactly। तो आप जब क्लास करवा रहे होते हैं तो कितने घंटे की क्लास होती है इस तरह की? ये हमारी 45 मिनट टू 1 hour की क्लास होती है, और हम रिकमेंड करते हैं इफ़ यू आर इन वेट लॉस तो 5 days a week कम से कम करें। इसमें कोई ब्रेक होता है 45 मिनट्स तक या इसमें वाटर ब्रेक होता है? अच्छा, मतलब आप पानी पी सकते हैं, यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर, बट नॉट के अच्छा बैठे, मतलब वैसे बैठने के बंदे को क्लास में दिल नहीं करता, खुद नहीं करता, उसको लग रहा होता है यार इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कैसे छोड़ के बैठ सकता हूँ। मगर कंटिन्यूअसली ये 45 मिनट्स अगर चल रही है तो 45 मिनट्स करनी है। हाँ जी, वो कर रहे होते हैं, मतलब ना चाहते हैं 45 मिनट तो ऐसे गुजरते हैं, पता नहीं चलता है कैसे, मतलब टाइम पास हो गए। यस, इट इज़ लाइक दैट। और ये वो मुश्किल वाली नहीं है, या इससे और भी कोई मुश्किल स्टेप्स होते हैं? क्योंकि ये तो मुझे बहुत आसान भी लगी, मज़े की भी लगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये दुनिया के सारे डांस रिदम है इसमें,
तो वो डांस करते हुए जब हम डांस का नाम लेते तो स्माइल आ जाती चेहरे पे। तो जब आपको एक जो बंदा डांस जानता भी नहीं है एंड ही और शी इज इन द जुम्बा क्लास और वो कर रहा है, उस आप इमेजिन करें उसकी हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा। तो वो उसको महसूस ही नहीं होता कि अच्छा जी आपने 45 मिनट मैं स्वेट हुआ हूँ और या मैंने कोई बड़ी एक्सर्शन वाली चीज़ की। मगर कुछ लोग जो नाचने गाने को पसंद नहीं करते तो वो फिर ये क्लास लेंगे क्या, हमारा और जो इसको प्रोग्राम क्या कहेंगे, इस क्लास को गलत भी कहते होंगे हम, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से है ना। हमारा एक प्रोग्राम है वेट लॉस चैलेंज 45, दैट इज नॉन डांस फिटनेस प्रोग्राम। अच्छा, इट्स स्टिल म्यूजिक लेड, यानी कि म्यूजिक के ऊपर ही करते हैं वर्कआउट, लेकिन डांस फिटनेस नहीं है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी मूव नहीं होती कि जो बड़े अजीब किस्म की हो, कोई लोग अच्छा, पसंद ना करें। वैसे तो मुझे लगा सारी अजीब किस्म की मगर असल में सोच जो है ना वो अजीब है। मैं कहती हूँ चीज़ें नहीं, सोच अजीब है। अब देखें, इससे एक इलाज किया जा रहा है, आपको सेहत दी जा रही है, आपके हार्मोन्स जगाए जा रहे हैं, मगर इसको भी उठा के लोग कहेंगे नहीं नाचना गाना ए की एक्सरसाइज होंदी है, ए की होंदा है, सानू नहीं करना, सानू बच्चे नहीं करेंगे। लैक ऑफ क्वालिफिकेशन का आप कह सकते हैं कि ये आपको जबकि सेहत दे रहा है, एक्टिव दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडमिल पे नहीं खड़े हो सकते, डंबल्स नहीं उठा सकते, उनके लिए कितनी अच्छी। अच्छा, मुझे लगता है कि जो घुटनों के पेशेंट लोग हैं, क्योंकि बहुत सी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, उनके लिए तो बड़ा एक लाइफस्टाइल है। अब मुझे लगता है दादा दादी टाइप के लोगों को भी करना चाहिए। एथलेटिक्स के बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज के आते हैं, मतलब उनका मूव करना मुश्किल होता है। इसमें मॉडिफिकेशंस के साथ उनको हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। मेरी कमर में इतना दर्द था, अब यकीन करें मुझसे अभी भी है, मैं तो दवाइयाँ खा रही हूँ उस पर, मगर उसके बावजूद मैं आपके साथ ये वाली जो एक्सरसाइज करी थी, मुझे कहीं से दर्द का कोई फीलिंग नहीं आई, मैं आपको साफ बता रही हूँ। हालांकि आपने अभी ये हमने विदाउट वार्म अप किया, वार्म अप करके आप करते हैं ना तो आपका लेवल डिफरेंट होता है। मतलब आपको कोई थोड़ी बहुत अगर होता भी ना अच्छा जी कि ज़रा सा मूव करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो भी दूर हो जाती है। तो ये बाकायदा वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम है, साल से ये डिज़ाइन करके जो है वो रिसर्च करके ये इंट्रोड्यूस क्या बात है भाई। अब हम आपको बुलाते रहेंगे, बल्कि कुछ ऐसी क्लासेस भी करवाते रहेंगे यहाँ पे 30-30, 20-20 मिनट की। हम अब ये प्लान करेंगे इनके साथ ख़ास तौर पे कि कुछ ऐसी क्लासेस ज़रूर कराएं सुबह और जो है आपके साथ यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जुम्बा के हिसाब से, जिससे आप वेट लूज़ कर सकें और अपनी सेहत को अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी एंड यू आर सच अ नाइस सोल। इट वाज लवली टू सी यू ऑन the floor doing Zumba, you know, it was amazing. Thank you so much. Thank you so much. We'll invite you again, yeah? So Take a break. Welcome back. You're watching Morning with Fiza. नाज़रीन, मेरे पास अभी जो टॉपिक है ना वो हम बात करेंगे दिल और दिमाग के बारे में। अक्सर आम जिंदगी में हम ये बात करते हैं, कोई दिल से फैसले किया करो, दिल से काम किया करो, या फिर दिमाग से अकल से फैसले लो, इस तरह की बात। अब दिल का काम तो होता है ब्लड को पंप करना, ऐसे ही है। अब दिल किस तरीके से सोच सकता है, दिल को दिमाग तो नहीं लगा। लोग कहते हैं दिल की मानो, दिल की मानो, ठीक है, दिल की कैसे मान सकते हैं? दिल क्या करता है ये आप, कैसे तो सारे दिमाग ही करता है ना। मगर मेरे पास जो मेहमान है नदीम मौलवी साहब, वो ये कहते हैं कि दिल से फैसले करने चाहिए। अब मुझे इनसे मतलब यही इस सवालों पे मैं यहाँ पे उनसे बात करूँगी, इनके सामने अपने सवाल रखूँगी कि दिल से फैसले कैसे हो सकते हैं, दिल को दिमाग तो नहीं लगा। नदीम मौलवी साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब मुझे ये बताएं कि ये दिल किस तरह फैसले करता है, दिल को दिमाग लगा है क्या? अब देखें, दिमाग तो जज्बात रखता ही नहीं है। दिमाग तो हर चीज कहता है लॉजिकल होना चाहिए। और अगर आपके पास जज्बात ना हो, एहसास ना हो, तो फिर क्या होता है? दिल जो है शैतान भी हो जाता है। दिल में आपको मोहब्बत भी आती है, दिल बच्चा भी हो जाता है, भी सिखाती है, दिल बच्चा भी हो जाता है। और देखिए ये जो दिल है ये आपको एहसास दिलाता है प्यार का, मोहब्बत का, जिंदगी का, इस दुनिया का। वरना दिमाग से सोचने वालों ने कभी मजाक नहीं किया है। दिमाग में सोचने वालों को ये एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ बीमार है या नहीं है। दिल में जो सोचते हैं वो एहसास रखते हैं कि मेरी माँ बीमार है। जो दिल पे एहसास रखते हैं वो अपने माँ बाप को ओल्ड होम्स में नहीं रखते। दिमाग कहता है नहीं जी, ओल्ड होम्स बुरा तो नहीं है, सारी सहूलतें हैं, मगर उस माँ का जो दिल होता है ना उसको समझता नहीं है दिमाग। तो बहुत सी चीजें हम करते हैं बेईमानी की, ईमानदारी की। तो जब
दिल में एहसास होता है तो आदमी कहते हैं नहीं यार ये काम मैं गलत कर रहा हूं, ये बेईमानी कर रहा हूं। आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ जंगें भी लड़ी जाती है ना, तो कुछ लोग कहते हैं हथियारों से लड़ी जाती है, मगर ज्यादातर जो जंग जीतते हैं ना, वो जंग उसी वक्त जीतते हैं जब जज्बात होते हैं। इंसान किसी से भी लड़ता है ना तो एक जज्बे के तहत लड़ता है। तो ये अगर कह देना कि जी दिल कुछ नहीं है और दिमाग ही है, तो दिमाग तो फिर आप एक रोबोट बन जाते हैं। रोबोट में और दिमाग में कोई फर्क नहीं है। मगर रोबोट भी नदीम लॉजिकल साहब, बातें जज्बात की करता है। बेस पे तो आप सब कुछ नहीं कर सकते ना, जज्बात तो आपको मरवा भी देते हैं। अब अगर सपोज आप जंग के मैदान में खड़े हैं, अगर जंग हो रही है और सामने वाला एकदम से आपके ऊपर गोली आपको ऐसे गन के पॉइंट पे ले लेता है, तो फिर उस वक्त आपके अंदर अगर जज्बात आ गए कि नहीं ये तो एक बच्चों का बाप है, नहीं ये तो उसकी माँ भी है पीछे, अगर ये जज्बात हमें आ जाए तो हम जंग में तो उठा के गोली भी नहीं मार सके। हम जज्बात की बात कर रहे हैं ना, जज्बात, हर चीज़ जज्बात से तो नहीं की जाती। क्या कहते हैं? अब देखें, दिल के रुतबे होते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब हमारे दुश्मन हमारी सरहदों पे आ गए थे तो टैंकों के नीचे वो इंसान जो शहीद हुए थे उनका क्या था? क्या उनकी माँ बाप नहीं थे? उनके पास जज्बात थे। अब देखिए, जज्बात के दो पहलू बताए मैंने जंग के पहलू में एक पहलू मैंने बताया कि जब सामने वाले को मारा जाता है या उसको तलवार से उसकी गर्दन काटी जाती है, तो उस टाइम पे उस बंदे की फैमिली या उसकी चीज़ें या उसके पीछे सब कुछ नहीं देखे जाते। उधर जज्बात वो वाले नहीं देखे जाते। जज्बा होता है आपका उस वक्त वो मुल्क का, ठीक है ना। जज्बात के भी दो पहलू हैं, एक जज्बा आप बता रहे हैं जो सेंटी है, और एक जज्बा मैं बता रही हूँ जो बड़ा जंग लड़ने वाला है, ठीक है। वहाँ पे उसके में किसी चीज़ का ख्याल नहीं। वो बात करते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ये वो वाली बात कर रही हूँ मैं। आप दूसरी बात करें, आप थोड़ा सैड पहलू कह रहे हैं। मगर बहुत सी चीज़ें जज्बात में तो नहीं की जा सकती। अगर देखें, अगर जज्बात आपको किसी, मैं क्या कहूँ, कौन सी मिसालें हैं, तो मुझे डर लगता है हर कोई मेरी बात में मुंह से निकालती हूँ, ना कोई वायरल ही हो जाती है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के ना वो बात करती हूँ कि जिससे मुझे जो है ना एकदम से, मगर मैं बात करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल से करें बात। फॉर एग्जाम्पल आप पे मैं मिसाल, आप पे मैं आपकी, चले ठीक है, वायरल हुई भी तो फिर आपके साथ ही, कोई बात नहीं। नदीम साहब, मुझे बताइए कि अगर सपोज आप कोई एक ऐसी औरत देखते हैं जिसके हाथ भी नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है, ठीक है, और आपको ऑफर आती है कि आप जो है ना इसके शटर बन जाए, इससे शादी कर लें, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? दिमाग के सोचे समझे बगैर, सिर्फ जज्बात की लय में बह के आप उससे शादी कर लेंगे? फिर देख लीजिएगा, मेरे पास ऐसे रिश्ते भी मौजूद है, सोच समझ के जवाब देना आपने। देखिए, मैं अगेन आपसे कहूंगा, जब इंसान को मोहब्बत होता है ना, तो ना चेहरा देखता है ना कुछ देखता है। मिसाल मैं आपको बताता हूँ, लैला मजनू के किस्से तो सुने होंगे। लैला बदशिकल खातून थी, ये दुनिया कहती है, काली मतलब ऐसे कोई खूबसूरती के वो मिसाल नहीं थी, मगर मजनू कर दिया। मजनू क्या कर दिया कि इंसान को पागल कर दिया उसके इश्क ने। तो बात ये होती है हमारे यहाँ, देखें, लॉजिकल अगर हम बात करेंगे ना तो मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है, मगर अगर मेरा दिल आ गया ना, आप यकीन करें, वो क्या कहते हैं कि जी तख्ता छोड़ के जो है ना बादशाह जो है इश्क में चले गए थे, शहजादे जो है इश्क में चले गए। आजकल की मोहब्बत मैं नहीं कहूंगा, आजकल दिमाग से, मगर वो तो बेवकूफी की ना, तख्त छोड़ के क्यों चले गए? तो थी तो बेवकूफी ना, अहमकाना ही हरकत थी ना, ये इसमें कौन सी सच्चाई अच्छी थी? नहीं, देखिए, अब बात वही है। तो फिर आजकल जितनी तलाकें होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी जो है ना, वो मोहब्बत का नाम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बेसिकली तो दिमाग से सोचा जा रहा होता है, मोहब्बत करने से पहले भी दिमाग से सोचा जा रहा होता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। यस, आ गए ना आप उसी जगह, यही तो बात कर रही हूँ मैं, ये दिमाग कह रहा है, यही तो बात कर रही हूँ मैं। तो मैं तो दिल से कह रहा हूँ ना, जब दिल से जब आदमी मोहब्बत करता है तो उसे तो पता भी नहीं होता कि इस शख्स का नाम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, और फिर उस मोहब्बत को सस्टेन होता है। वो मोहब्बत ऐसा नहीं है कि जनाब, देखिए, लॉजिकल आप दिमाग से सोचेंगे ना तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। बहुत से लव मैरिजेस देखे तलाक में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लव जो था वो दिल से नहीं था। देखिए, दिमाग ने सिग्नल दिया दिल को, और दिल ने जब दिमाग को सिग्नल देता है ना, तो फिर दिमाग सोचता है दिल से। जब आपका दिमाग सोचने लगे ना, तो फिर याद रखिएगा, फिर आप सिर्फ लॉजिकल देख रहे होते हैं, आप ये नहीं देखते।
हम हर चीज देखें, दुनिया में जो भी चीजें होती है, बर्बादी भी, और आप किसी भी चीज को आबाद करना चाहते हैं तो वो दिल से होता है। आप कोई भी काम कर लें, बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, डंडा मार दें आप, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। और जब बच्चे को दिल से कहता है ना, बच्चे को प्यार होता है कि मुझे आर्ट से मोहब्बत है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप उसको जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप डंडा मार मार के उसको इंजीनियर बना देते हैं। अच्छा, वैसे मगर वो कभी भी अच्छा एक इंजीनियर और नहीं मैं बनता। यहाँ पे एक और भी बात ऐड करूंगी। मैंने कभी कोई ऐसे बच्चे नहीं देखे जिनको पढ़ाई से बड़ी मोहब्बत हो, और जो भी है एक मेंटल प्रेशर होता है उनको, चीज़ें हर बच्चों को, मैं भी पढ़ाई करके निकली हूँ, ठीक है, मैं भी टॉपर थी, मैं अच्छा पढ़ती थी, अच्छे ग्रेड्स के साथ मैंने हमेशा अपनी जो है ना क्लास में मार्क्स लेकर आई हूँ। मगर उसके बावजूद जो दिल है ना, दिल बड़ा मुश्किल है तालीम के साथ लगना। वो यह जाहिर सी बात है, हमें स्टेजेस होते हैं, हमें पता होता है कि हमने अगर ये अचीव करना है, ये डिग्री मिलेगी, ये काम मिलेगा, तो फिर ये जॉब मिलेगी, फिर हम ये बिज़नेस कर सकते हैं, हम ये वाले काम कर सकते हैं, हम आगे ये तरक्की कर सकते हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तब तक जब हमें ये सब कुछ करना है। मगर उसमें हम दिल नहीं लगाते। कौन बच्चा मैथ पढ़ते हुए दिल लगाएगा? कौन बच्चा मतलब आप सोचें कि उर्दू पढ़ते हुए उसकी बड़ी एक दिल लग जाएगी? मतलब होता है बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट दिल से नहीं, दिमाग के साथ उनको सिचुएशन समझाई जा रही होती है। बहुत सारे बच्चों के साथ एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहाँ पे उनको पढ़ाई के साथ जो है ना, उनको एक अच्छी फीलिंग्स दी जा रही होती है कि बेटा ये ज़रूरी है, बेटा ये करो, देखो वो बच्चा भी कर रहा है, एक मोटिवेशन दी जाती है लाइफ की, फ्यूचर की। मगर दिल लग जाए, दिल, अब बच्चा आईपैड में तो दिल लगा सकता है, सारा दिन गेम्स में दिल लगा सकता है क्योंकि उसको वहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल रही है, मगर एक किताब के अंदर बड़ी मुश्किल है, एक मैथ की चीज़ें सॉल्व कर करके हर बच्चे के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। मुझे लगता है दिल नहीं आता। ठीक है, दिमाग है तो फिर दिल थोड़ा सा सिग्नल देता है कि चलो यू नो ऑल दैट, बट दिमाग ज़्यादा काम करता है, तब पढ़ाई कर सकता है बच्चा। अच्छा ये बताएं, बच्चों को आम तौर पे टीचर्स क्या कहती हैं? बेटा दिल लगा के पढ़ा करो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता। अब बच्चों को अगर टीचर ने, नदीम साहब, अगर बच्चों को टीचर ने कह दिया कि, अब बच्चे को कहती भी हैं कि भाई तुम्हारी अकल जो है गट्टों में है, ये टीचर्स ही उस्तादों की लाइन है। तो मेरा कद लंबा था तो मुझे ज्यादा लोग बोला करते थे कि ये लंबी है, इसकी तो अकल ही गट्टों में। मेरे उस्तादों ने मुझे ये बातें बोली हुई है, तो इसका मतलब क्या मेरे गट्टों में अकल लग गई है? नहीं। अगर अब वो बोल रहे हैं कि दिल से पढ़ा करो, वो ये भी कह सकते हैं कि गुर्दों से पढ़ा करो, तो बच्चे इस बात पे पक्के हो जाएं कि गुर्दों से पढ़ना है हमने। अब ये भी बताना है आपने, नदीम साहब बताए। अच्छा चलें देखें, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। आजकल सारी दुनिया में जो सिस्टम है, क्या वो छड़ी वाला सिस्टम है कि मार के पढ़ाओ, पढ़ेगा ही पढ़ेगा? है। मैंने इस पे काफी शोज किए जाके रूरल एरियाज में, मेरी पूरी टीम गवाह है, मैं आपको शोज निकाल के दे देती हूँ। बल्कि काफी शोज मेरे अभी अपलोड होने वाले हैं जहाँ पे मैंने उस्तादों का इंटरव्यू किया है। मैंने उस्तादों की वहां जाके क्लास की है कि आप मारते क्यों हैं, छड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आपने सही काम किया। क्यों? क्योंकि छड़ी से लॉजिकल चीजें, दिमाग कहता है कि इसको मार के देखो कैसे सही हो जाता है। मगर आप जब वो बच्चे को दिल से, प्यार से जब आप पढ़ाते हैं ना, आज सारी दुनिया में जो है ना वो छड़ी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। बाय फोर्स नहीं होता। आप बाय फोर्स जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा, लॉजिकल दिमाग जो होता है ना वो कहता है बाय फोर्स यू हैव टू डू इट। और ये जो हैव टू में आप काम तो कर लेंगे। बहुत सी शादियां कर लेते हैं लोग, यार तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें देखो अच्छा वक्त गुजर गया है, उम्र गुजर गई है, मजबूरी में शादी कर लेते। दिमाग कहता है हाँ भाई उम्र गुजर रही है, अब तो शादी कर लो। मगर जब दिल से मोहब्बत होती है, दो तरफा, ये भी मैं अगेन कहूंगा एक तरफा नहीं, और दिल से जब हम बात करते हैं ना, ये दिल बेईमान भी होता है, ये दिल ईमानदार भी होता है। अगर बेईमान दिल होगा वो कहेगा चलो यार की लड़की बड़ी अच्छी, इसको पटा लेता हूं, ठीक है, वो बड़ी उसको मोहब्बत की बातें करेगा। तो ये क्या है, मेरा दिल बेईमान है। और अगर अच्छा दिल होगा तो उसका एहसास करेगा। नदीम साहब एक ब्रेक लेते हैं, फड्डा जारी रखेंगे। बिल्कुल, आप मेरे साथ ही हैं, मजा आ रहा है। आज जो देखने वाले हैं वो भी या तो कुछ नदीम साहब के साथ होंगे और कुछ मेरे साथ होंगे। ठीक है, हम बात करें क्या दिल में भी दिमाग लगा होता है या नहीं। आइए वापस।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम मौलवी, और हम बात करें दिल और दिमाग। ये दिल भी सोचता है, नदीम साहब कह रहे हैं, और मैं कह रही हूँ सिर्फ दिमाग सोचता है। ये हमारी बहस चल रही है। अब सपोज कुछ लोग मोहब्बत की शादी कर लेते हैं, ठीक है नदीम साहब सुनिएगा सवाल। तो उसके बाद क्या होता है, साल बाद के बाद उनको एहसास हो जाता है कि हमने तो जज्बात में आके जो है ना ये गलत फैसला कर लिया। इवन कि ये फैक्ट्स भी मौजूद हैं कि जो लोग अब भाग के शादी कर लेते हैं ना जज्बात में आके अपने दिल के कहने पे, उनकी मोस्टली जो शादियां हैं वो 1-2 साल के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। कि बाद में पता चलता है, वो कहते हैं कि भाई हमने अकल से फैसला नहीं किया, हमने भाग के जज्बात में आके शादी कर ली और ये शादी गलत थी, ये शादी का फैसला ठीक नहीं था। फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक, अब आप देखें बहुत से लोग होते हैं 40 साल शादी को गुजर गए कि कैसे है जिंदगी, बस जी जिंदगी गुजर रही है। अरे जिंदगी जीते क्यों नहीं हो? उसकी वजह ये कि वो लॉजिकली, जी माँ बाप ने वो बात की थी कि जनाब ये पैसे वाला है, गाड़ी है, सब कुछ है, दुनिया की हर चीज है, मगर वो औरत खुश ही नहीं है। वो कह रही जिंदगी गुजार रही हूँ। और कुछ लोग आप देखें कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गरीब है मगर जिंदगी जी रहे हैं, खुश है उनके घर में। देखें बात वही है कि अगर आप लॉजिकली दिमाग से सोचें तो जी गाड़ी वाले के बंगले हैं, गाड़ी है, पैसा है, तो उसे तो खुश होना चाहिए, उसे किस चीज की कमी है? मगर सबसे ज्यादा स्ट्रेस की दवाइयां कौन ले रहा होता है? अमीर लोग ले रहे होते हैं माजरत के साथ। मगर क्यों? क्योंकि हर चीज लॉजिकल नहीं होता। देखें इंसान का जो दिल होता है ना वो सुकून देता है। आपने देखे हजारों दफा दुआएं करते रहते हैं, यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, मैं रोजे भी रख रही हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, इतनी इबादतें कर रही हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। तो रब कहता है एक दफा दिल से मांग के देख, तुझे ना दिया तो फिर बोल। वो बात ये कि जबान से और दिल में बहुत फर्क है, और इसी दिल में शैतान भी आता है, वसवसे डालता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वसवसे आएंगे तुम्हारे दिल में। तो ये क्यों नहीं कहा दिमाग में वसवसे, दिल में वसवसे आते? फिर मैं आज आपको अच्छा, दिल में फीलिंग्स और इमोशंस है, दिमाग में जो है ना वो लॉजिक है, थोड़ा फर्क है। देखिए दिमाग आपको लॉजिक देता है, दिल आपको फीलिंग्स और इमोशंस देता है, ये तो है ना, साइंस भी यही। बिल्कुल, आप मेरी पॉइंट पे आ गई हैं। मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक रोबोट है, जो फीड करोगे ना वो ही करेगा, इट हैज गॉट नो इमोशंस। मगर जिंदगी और ये दुनिया जो है ना ये रोबोट से नहीं चलेगी, ये रोबोट्स एक पर्टिकुलर काम करेगा। देखिए हम बात करते हैं ना, दिल में अगर किसी भी चीज की, हुब्बुल वतनी की अगर दिल में आती है मोहब्बत, तो फिर आदमी कहता है नहीं यार मेरा मुल्क खराब हो रहा है, चलो यार मैं टैक्स दे देता हूं, चलो यार मैं अपने रोडों को साफ रखता हूं। जब मोहब्बत नहीं होती है, पैसा इस मुल्क से कमाते हैं और जाके हम बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दिल से तो मोहब्बत है। हम कहते हैं लॉजिक है, दिमाग है, बेहतरीन मुल्क है, यार ये सिस्टम है, व्हाई नॉट, हम अपने पैसे लेते हैं और दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो ये दुनिया के अंदर ये जो भी आप हुब्बुल वतनी कर रहे हैं, आज जो पाकिस्तानी बिलियनर्स बैठे हुए हैं जिनको अमेरिकन का दुनिया के हर मुल्क पासपोर्ट देने को तैयार है, वो इस मुल्क में क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ इस दिल की वजह से। क्यों? क्योंकि उनको मोहब्बत है इस मुल्क से, वरना दिमाग का है। अब दिमाग का है कि मैं जापान में क्यों नहीं जाके रह लूं, यार मेरे पास तो पैसे हैं, सब कुछ है। तो बात यह है कि हर जगह जो है ना हम बात करते हैं दिमाग का, ये दिल ही दिमाग को चलाता है। अब इस दिल में बेईमानी आएगी तो दिमाग में बेईमानी आएगी, इस दिल में अगर नेकी आएगी तो दिमाग नेकी के बारे में सोचेगा। देखिए सोच कहां से पैदा होती है, मोहब्बत कहां से पैदा होती है, नफरत कहां से पैदा होती है? कि नफरत है, दिलों में लेके नफरत बैठ गया तो दिमाग हर वक्त नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि आपके इमोशंस नेगेटिव और पॉजिटिव, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। सो दैट्स you know the way you feel negative for somebody, आप दुश्मन हो जाते हैं कभी किसी के लिए because of that feelings, कभी आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है because of that feelings। बट जो फैसले हैं ना नदीम साहब, फैसले फिर अगर उन फीलिंग्स के थ्रू हो रही है, देन फिर दिमाग जो लॉजिक आपको दे रहा है, देन यू नो वर्किंग फॉर दैट। अगर आपकी फीलिंग्स और दिल, आपका दिल कह रहा है मैंने नहीं पढ़ना, बच्चा कह रहा है मेरी फीलिंग्स ही नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरा मन नहीं है, एंड देन उस बच्चे को हम जबरदस्ती पढ़ा रहे, उसने तो फिर अब हम उसको लॉजिक नहीं समझा रहे कि भाई दिमाग से फैसला लो कि पढ़ना जरूरी है। अब बच्चा दिमाग से फैसला ले रहा है, लॉजिक पे सोच रहा है कि मैंने पढ़ना है तो कुछ बनना है, मैंने वकील या डॉक्टर बनना है। अगर वो दिल से सोचता रहेगा वो तो जाहिल रह जाएगा पावे, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, नहीं रहेगा।
ये दिल इंसान को कभी भी जाहिल नहीं रहने देगा, ये मैं आपको बता दूं। आप मुझे बताएं कि ये मोबाइल जो बच्चे चलाते हैं, 5 साल के, 7 साल के, इनको कौन डंडा मार के कहता है कि इसको गेम चलाओ, मोबाइल चलाओ? ये उनका जो दिल होता है, ये उससे बहुत उसके मुतासिर होता है। देखिए, माँ बाप तो कहते हैं ना बेटा मोबाइल नहीं चलाना, ये नहीं करना। अच्छा, अब इसका मैं लॉजिकल बताऊं। अगर आप चाहते हैं ना कि मोबाइल ना चलाएं, तो फिर उसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में मोहब्बत तो दिलाएं। आप उसके सामने बैट बॉल ला के रख देंगे, वो बैट बॉल नहीं खेलता, मगर आप उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे, आप उसको जज्बा दिलाएंगे, जोश होगा, तो फिर क्रिकेट के मैचेस दिखाएंगे, तो इंसान का दिल होता है यार मैं भी फला क्रिकेटर तो की तरह बात आ बनूं। गई ना कि लॉजिक के थ्रू हम उसके फीलिंग्स और इमोशन से खेलेंगे। फर्स्ट, लॉजिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्ले अ पार्ट विद। लाइक जब तक लॉजिक नहीं, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं खेलूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा है, बच्चे को ये समझ नहीं आएगी, बच्चे को ये नहीं समझ आएगा कि भाई मुझे मजा आ रहा है, मैंने इस बच्चे से ज्यादा अच्छा खेलना है, मैंने कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना है। ये सब चीजें लॉजिक में आ जाती है ना। अब मन, ना दिल, फीलिंग्स देखिए, एक खेल में है, मगर उसको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, इन सब चीजों में उसको प्लानिंग और उसकी लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना। लॉजिक भी तो है, फैसला लॉजिक से ना। नहीं देखे, मैं लॉजिक को चला कौन रहा है? अगर दिल चला रहा अब है चले, ठीक है, तो वो उसको, एक बच्चे की वो, मैं वो फीस, अपनी मंजिल पे मैं पहुंचेगा। आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी जो है गली मोहल्लों के बच्चों के साथ ऐसा खेलती है, और उसको घर के अंदर बुलाना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसको स्ट्रीट डॉग्स सही। दिख जाएं तो उनको खाना खिलाना, पालना, उनकी सफाइयाँ करना, उनको नहलवाना, ये सारे उसके अपने जो है ना बड़ी उसकी शौक वाली चीज़ें, ठीक है। और उसको सही है। कोई बच्चे गली मोहल्ले के मिल जाएं, चौकीदारों के भी बच्चे मिल जाएं, किसी के, उन सबको फ्रेंड बना के रखेगी, खेलेगी गली मोहल्लों में, पार्कों में लेके जाएगी, उनके साथ पार्टियां करेगी। आज मैं पार्टी करी, चलो पार्क चलते हैं। अब वो उस टाइम सही। को इतना एंजॉय करती है कि वो 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, फराल को पूछो ही ना किधर है। और यही टाइम अगर मैं उसको ठीक। फुटबॉल के लिए भेजती हूँ, उसका एक टाइम है जो कि वो फुटबॉल के लिए खेलने जा रही है, कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रही है, वहां पर वो 1 घंटे के बाद थक जाती है, आती है तो उसको सांस चढ़ा होता है, वो बस कहती है शावर लेके मैं सो जाऊं। मतलब उसको लॉजिक देनी पड़ती है कि फरहाल तुमने फुटबॉल का प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो वो फुटबॉल की गेम के लिए जाती है। अब मेरी बात समझ रहे, लॉजिक सिखाती हूँ तो फिर इंटरेस्ट लेती है। ठीक। मगर वो जो गली मोहल्लों अच्छा। के बच्चों के साथ खेलती है ना, उसमें उसकी लॉजिक कोई नहीं है, उसमें उसका फन है, बस मजा है। अब यहाँ पर आ गई फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक नहीं है कि इन बच्चों के साथ खेल के उसको कुछ मिलना है, कुछ नहीं मिलना, बस मजा मिलना है उस लड़की को आप अपनी बेटी को फुटबॉलर तो बना देगी, वो फुटबॉल खेल भी लेंगी, मगर फुटबॉल में अपना नाम पैदा नहीं करेंगी। अब अगर आप उसको मदर टेरेसा बना सकती है। क्यों? क्योंकि उनको मोहल्ले के लोगों का एहसास है, बच्चों का एहसास है। आप उसे वेटरनरी डॉक्टर बना देगी, दुनिया की बेहतरीन वेटरनरी डॉक्टर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे बिल्ली, कुत्ते, जानवरों का शौक है। अब आप एक वेटरनरी डॉक्टर को उठा के फुटबॉलर बनाना चाह रही हैं। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये डाला हुआ है कि उसे इंसानियत के लिए काम करना। अब आप कहती नहीं बेटा इसमें कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? इसके अंदर आप मदर टेरेसा बन सकती है। अरे नहीं नहीं बेटा फुटबॉलर बनो। फुटबॉल के आजकल देख लो दुनिया में बड़े अमीर लोग होते हैं फुटबॉलर, मगर हम जो है ना ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे का दिल मुख्तलिफ होता है। दिमाग से तो वो फुटबॉलर बन सकता है, दिमाग से वो कुछ भी देखिए हमारा मसला इस मुल्क का यही है, हमारे यहाँ एक्सपर्टीज पैदा नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक रेले के साथ चलते हैं। एक जमाने में था डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर आया वकील बन जाओ, फिर आप आईटी में आ जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, आप कोई ना, फिर आप एमबीए कर लो, बीबीए कर लो, सारी कौम उसके ऊपर लग जाती है। हमारे बच्चों में एक एक्सपर्टीज होती है। जापान में क्यों एक्सपर्ट्स हैं? जापान दुनिया में तरक्की की। अच्छा, मुझे एक और चीज भी बहुत अजीब लगती है, बहुत सी जो माएँ हैं ना वो झूठ बड़ा बोलती है। हमारे बच्चे तो टाइम पे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको पता है छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल के, 7 साल के बच्चे, हमारे बच्चे तो टेबल पे टाइम पे कॉपी खोल, मेरी बहुत सी दोस्तें हैं मुझे रोज इस तरह की बबलियां मारती हैं, और मैं सुनती हूँ, अच्छा दे लाइक दैट, गुड बेबीज, गुड बॉय, गुड। बट आई नो, मैं भी तो एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी बच्ची का दिल नहीं करता कि वो बैठे जब तक मैं उसके साथ नहीं बैठती, उसको लॉजिक के हिसाब से नहीं समझाती कि फराल तुमने पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, सुबह क्लास में बेइज्जती होगी,
पढ़ो उसको, फिर एग्जाम के टाइम पे तुम्हें मजीद और पढ़ना पड़ जाएगा, बर्डन हो जाएगा। लॉजिक के साथ समझाती हूँ। उसका मन नहीं होता, मेरा भी मन नहीं होता था। मेरा मन यही होता था मैं खेलती कूदती रहूँ हर वक्त, खाती पीती रहूँ, खेलती रहूँ, यही दिल करता। बच्चे खेल के लिए, बच्चे खेल के मैदान के लिए, बच्चे इस तरह हंसमुख, बच्चों को ज़बरदस्ती बैठो घंटा, जाओ ट्यूशन पढ़ने जाओ। अब बच्चा कहता है सारा दिन, सुबह भी सारा दिन स्कूल में खुआर हुआ, अब घर वापस आए तो फिर अब मैंने फिर स्कूल, फिर उसके बाद कुरान पाक की टीचर, फिर उधर ये, फिर माँ ने भी फिर बैठ के शाम को रात को फिर पूछना है, अच्छा बताओ सारा दिन उधर स्कूल में ये हुआ था, इसकी पढ़ाई ये ठीक हो गई, अच्छा ये सही हो गया, ट्यूशन का ये रह गया, अच्छा ट्यूशन वालों ने अलग होमवर्क दे दिया, वो एक होमवर्क। भाई इन इतनी फटीकों में जो हम बच्चे को डाल देते हैं, इतनी पढ़ाई के बोझ में, उसके बाद बच्चे की क्रिएटिविटी क्या रह जाती है नदीम साहब? कुछ भी नहीं रह जाती। वो बच्चा, उसका जो मन और फीलिंग्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो हमने, हमारे मास्टर ने खत्म कर दिया है उसको। इतना भाई इतना स्कूल हावी है बच्चे के सर पे कि वो पढ़ाई है कि खत्म ही नहीं होती है। बच्चे का अपना क्रिएटिव टाइम किधर है? देखिए हमने लॉजिक खत्म है बच्चे की जिंदगी से नदीम साहब, मैं ये बता दूं। मोटी मोटी किताबें हैं, भारी बस्ते हैं, क्रिएटिविटी नहीं है हमारे पास, एक्टिविटी नहीं है, और लॉजिक के साथ हमारे कोई फैसले कोई नहीं है। बस हम चला रहे हैं जिंदगी बच्चों की। देखिए वो जो लॉजिक और दिमाग है ना, इसके रेले के अंदर जो है ना, हम कई सालों से बस इसी फ्रेमवर्क में हम काम करते आ रहे हैं। और जो दिल से, अब मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी दुकान जब इंसान दिल से खोलता है ना, वो उस दुकान के लिए 12 घंटे नहीं 16 घंटे काम करता है। और आप कोई चलती हुई दुकान पे देखिए, अक्सर लोगों का ये बोलता है यार सेठ की औलाद सेठ नहीं बन अच्छा रही। मेरी बात सुने, आपने कहा छोटी सी, वैसे मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मगर इसी टॉपिक को मैं आपके साथ दोबारा भी डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा झगड़ा हो गया मेरा आपके साथ, तो ये हम इसको क्लियर करेंगे नदीम साहब, बनता है मेरा आपका, क्योंकि देखिए नजरिए दो अलग जो है ना, वो समझ आ जाने वाली बात है। मैं इसी की बात को यहाँ पे जवाब देके फिर हम नेक्स्ट इसको भी दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक इंसान अगर छोटी सी दुकान दिल से खोल लेता है, और वो दिल से खोलने वाली जो दुकान है, लॉजिक के बगैर, फैसले के बगैर कि भाई यहाँ पे मेरी दुकान अगर वो महंगी मिल रही है महंगी खरीद ले, क्यों? क्योंकि दिल से उसने खरीदी है, उसका तो लॉस हो रहा है आगे, उसकी तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे बूस्ट ही नहीं करेगी। किसी ने उसको जो है ना बड़े महंगे दामों में दे दी दुकान। दूसरी बात, जिस जगह पे उसने खोली है वहाँ पे चले ना चले, बस उसने तो दिल से खोली कि वो मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, मेरी छोटी सी दुकान खूबसूरत लगेगी, मैं सेट करके बैठ जाऊँ। और जो दिल से करके बैठा, उसने दिमाग यूज़ नहीं किया, हो सकता है वहाँ पे कोई कस्टमर ही ना आए, कोई ग्राहक ही ना आए। लॉजिक तो इंपॉर्टेंट है ना, सोच तो इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी है कि आपने मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बताना है नदीम साहब कि दिल में कौन सा दिमाग लगा है, फीलिंग्स और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा प्रोग्राम खत्म होने से पहले, कहिए कि देखिए क्विटर्स नेवर विन। क्यों? और क्विट कब करता आदमी? जब इंसान का जो है ना दिल जो है ना बैठ जाता है। तो जब दिल में जज्बा हो तो वो क्विट कभी नहीं करेगा, और अगर उसने नुकसान भी किया है ना, उसी नुकसान से वो फायदे में भी आ जाएगा। चले क्या बात है। दो नज़रिए थे आज नाज़रीन आपके सामने, दिल और दिमाग को लेके। मेरा नज़रिया अलग था और नदीम मौलवी साहब का अलग था। आपको जो नज़रिया सही लगता है उसके हिसाब से आप भी फैसला कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइएगा ज़रूर हमारी इस रील पे कि आपको किसकी बात सही लगी है। मेरी लगी है तो बात कीजिएगा, नदीम साहब की लगी तो नदीम साहब की बात कीजिएगा। फैसला आपका है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद है, यंग बैंड है मेरे पास, क्या मज़े से गाते हैं, बजाते हैं, और यूनिक से स्टाइल के साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो लोगों में कर रहे हैं और दिल लुभा रहे हैं। मेरे पास मौजूद हैं हसनैन, नालैन और शोज़ब। ज़बरदस्त परफॉर्मर, ज़बरदस्त सिंगर, और वो जो है एक हमारे पास यहाँ पे बीट बॉक्स पे प्ले करते हैं, दूसरे जो है हमारे पास यहाँ पर वोकलिस्ट हैं नालैन, और तीसरे जो शोज़ब है वो गिटार भी हैं और साथ वोकल भी उनकी मैंने सुन ली थी, है ना। तो ये तीनों को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और हम पूछते हैं कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। 3 लोग हैं आप लोग बैंड में? बैंड हमारा जो है, ही इज़ माय यंगेस्ट ब्रदर। अच्छा, हसनैन आल्सो यंगेस्ट ब्रदर। स्टार्ट किसने किया? किसने? मैंने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट किया? मैं जब छोटा था तो स्कूल लेवल पे। अभी भी छोटे हैं आप? नहीं, अब तो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, उस्ताद हो गए? नहीं, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, प्रोफेशनल शुरू हो चुकी है, तो पैसा शस्ता आना हो गया है, फंक्शन मिल गए, शोज हो गए, शुक्र, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट है। तो जब छोटा था तो तब से स्कूल्स वगैरह में परफॉर्म करते थे।
उस वक्त ये आइडिया नहीं था कि ये बाजू भी हैं मेरे पास 2। तो ये बचपन के दोस्त हैं? ये भाई हैं मेरे छोटे दोनों, यंगेस्ट ब्रदर है मेरे। सगे भाई? आप उनसे नहीं मिलते, वो आपसे नहीं मिलते शक्ल से? ये तो मिलते हैं ना। बस हल्की आंच पे। हल्की आंच कि हम नहीं मिलते। Many people are told me that we are twins. I don't think so. You look together like same. Not at all. नहीं, आप नैलैन 02 तो मैं आपको कह सकती हूँ, बट ऐसे नहीं। आप तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, इनके भाई नहीं लगते आप। ये मामू के बेटे हैं मेरे। देखा, वही ना कहानी निकली ना, मामू आ गए बीच में। तो मामू ले गए। मामू ले गए नंबर। अच्छा, सीन ये है कि जो ये है, ये फैसलाबाद, मैं पहले फैसलाबाद में रहता था, तो इसको भी शौक था म्यूजिक का। इससे चलने से पहले मुझे आपने ये प्रूफ करना है कि आप लोग फैसलाबाद से आए। अब फैसलाबाद की क्या मशहूर है? झुकते हैं वो। ऑब्वियसली हम थोड़े से उस साइड के नहीं है। उस साइड के नहीं है तो किस साइड के? जो फैसलाबाद का पानी पी लेना तो उसी साइड का होता है, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा तो जुगत तो बनती है, क्या हो गया है? आपको मैं मारूं या आपने मुझे जुगत मारनी है? पहले आप मुझे मारे, चले करेंगे फिर आगे जाऊंगी, सजा है ये, चले मेरे शो। आप पहले करें मुझे ऐसे। आप नहा के आए? जी। आपने नहाया होगा तो साबुन भी आगे कंधे पर टावल डाल के नहाने निकल गया होगा। आप मुझे जुगत मारे? आती नहीं है बस। आती सब कुछ है, इज्जत में चुप है। ये बोल दे, ये भी जुगत ही है। इज्जत में चुप है ना? आप कह दे एक चुप 100 सुख। आप मुझे जुगत मार दे। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं है, ये सर्कल ही चले था फिर बचपन मैं से। आप प्यार मोहब्बत में, मैंने भी आपको छोटा समझ के प्यार मोहब्बत में किया है, तो चले प्यार मोहब्बत के साथ अब मैं आपसे गाना सुनूंगी। मगर फिर आप पहले सफर बता रहे थे कि फिर बैंड बन गया मामू के बेटे के साथ और अपने सगे भाई के साथ, जी ठीक है? और अब ये बैंड को कितना टाइम हो गया आपको? ऑलमोस्ट मैं 3 इयर्स हो गए। 3 साल हो गए। चले फिर आज क्या सुनाएंगे हमें? अब्दुल हनान का गाना है। वाह, कौन सा? इरादे। इरादे। चले भाई, माइक आपका उधर है, कर बोलेंगे तो माइक में, वरना ये आवाज आ जाएगी उसमें। चले। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे। ऐसे ही गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, चाहूं कि मुझ तक रहें तेरी निगाहें। वाह। कैसे मैं कहूँ, कैसे मैं ये कहूँ, असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है, कैसा समा है हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे। वेरी सूदिंग, बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आसिम अजहर का भी कोई गाना आता है आपको? हाँ जी, आसिम का कौन सा ट्रैक? कैसी दिल लगी है तू? हाँ, ये अच्छा, कैसी दिल लगी। वाह। तेरे सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं, तू जो कभी जाए कौन बुलाए, दिल की बातें सुनते हैं।
कभी जो हो मंजिल ना आसान, रंजिश है जो हो दरमियान, खत जो वो तुमको लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, आंखों की नमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह, ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सिंगर्स हमारे साथ मौजूद है। राइट, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग फिज़ा। और नाज़रीन, मैं कहती हूँ कि यूथ में इतना टैलेंट है, उनको जगह देनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए आगे। यही बच्चे स्टार्स हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल से अपनी चीज़ों को प्यार से देखें, बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ इन लोगों को लाइक करें, फॉलो करें, इन लोगों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग ना जो बहुत एक पुराने ओल्ड स्कूल के हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने स्टाइल के सॉन्ग सुनते हैं, स्टाइल की चीज़ें, मगर अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज भी हुआ है मौसीकी का, जिस तरह के भी आप देख रहे हैं। ऑल्दो बहुत ढांढू ढांढू ढांढू, दैट्स नॉट द सॉन्ग्स आई डोंट प्रेफर, आई डोंट फॉलो दैट सॉन्ग्स माई सेल्फ। बट इस तरह के सूदिंग सॉन्ग सुरों के साथ हो, खूबसूरती के साथ हो, तरतीब दिए हो, अच्छी शायरी के साथ, अच्छा लगता है। दे आर सिंगिंग वेरी वेल। तो अपना भी कुछ तैयार किया आपने? ना, मेरा अपना एक सॉन्ग हो चुका है, रिलीज हो चुका है, आहा, और शौकत का भी सॉन्ग रिलीज हो चुका है। अच्छा। वो बेसिकली कंपोज भी मेरी थी, लिखा भी मैंने ही है, अच्छा। और वो रिलीज हो चुका है मार्केट तो में। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स, आगे क्या चाहते हैं? बेसिकली अभी तो प्रोफेशनली मैं बैंकर हूँ, पैशन मेरा म्यूजिक है, अच्छा, ठीक है, तो अभी वो चल रहा है साथ साथ। हाँ, अब प्लान ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए वाह, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे किया जाए, वाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको ऊपर लाया जाए, ताकि अगर हम ऊपर आएंगे तो किसी को भी साथ ऊपर लेके ही आएंगे। ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी को साथ लेके ऊपर आना। ऐसे ही है। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि अगर दूर तक जाना है ना तो अकेले ना जाओ, क्योंकि अकेले जो है ना रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ऐसे। और जब आप सबको साथ लेके जाओगे तो फिर आप दूर तक जा सकते हो, ऐसे। सफ़र बड़ा आसान भी हो जाता है। बेशक। ऐसे चले, फिर आखिरी गाना हम सुनेंगे और यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, मगर वो गाना सुनना चाहेंगे जो आपका अपना है। ठीक Why है। don't you promote your own song Sure. on this platform? डी मेजर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये गाना आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। ये मेरा अपना लिखा हुआ है, मैंने खुद कंपोज किया, और ये मार्केट में भी थोड़ा। जी। दिल तेरे नाम, जान तेरे नाम, जाने जहां तू है कहाँ। दिल तेरे नाम, जान तेरे नाम, जाने जहां तू है कहाँ। जाने नहीं दूंगा मैं तुझको दूर, जाने नहीं दूंगा मैं तुझको दूर। दिल तेरे नाम, जा तेरे नाम, जाने जहां तू है धड़कनों में नाम तेरा बसा के, दिल की धड़कनों में नाम तेरा बसा के,
रखूंगा दिल के अंदर तुझको रानी बना के, रखूंगा दिल के अंदर तुझको रानी बना के। दिलरुबा है तू मेरी, दिलरुबा है तू मेरी, तुझको ढूंढूं कहाँ। दिल तेरे नाम, जहाँ तेरे नाम, जाने जहाँ तू है कहाँ। दिल तेरे नाम, जहाँ तेरे नाम, जाने जहाँ